बेटा हम लोग कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित रॉबर्ट नर्सिंग होम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा रॉबर्ट नर्सिंग होम की कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार मिश्र जी अपनी किसी के घर, रिश्तेदार के घर गए थे, लेकिन जब जिसके घर वो गए थे वो अचानक बीमार पड़ गए और उनके घर में कोई दूसरा नहीं था। तो इस स्थिति में लेखक उनको लेके हॉस्पिटल में गए, वहाँ उनको एडमिट कराया, उनकी देखभाल की। उस दौरान एक नर्सिंग होम जिसका नाम रॉबर्ट नर्सिंग होम था में वहाँ की जो नर्सें थी उनका जो उन्होंने रूप देखा, उनकी कार्यशैली देखी, उसका विवरण इन्होंने इस पाठ में दिया है। तो कह रहे कल तक जिनका अतिथि था, अतिथि माने जिसके आने की कोई तिथि ना हो, मेहमान, आज उनका परिचारक हो गया। परिचारक माने सेवक, वे आज उनकी देखभाल करने वाला हो गया, क्योंकि मेरी अतिथेया अचानक रोग की लपेट में आ गई। अतिथेया मेजबान जिसके लिए आप शब्द प्रयोग कर सकते हो, जो जिसके घर आप गए हो, आपकी मेहमान नवाजी करने वाले व्यक्ति। उन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। यह है सितंबर 1951, देखिए 1951 की बात है। रोग का आघात पूरे वेग में, परिणाम कपकपाता और वातावरण चिंता से घिरा घेरा कि हम सब सुस्त। तभी मैंने चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल वेश माने श्वेत वेश में आच्छादित से ढकी हुई एक नारी कमरे में, अर्थात रोगी जो महिला थी उनका रोग बहुत तेज था, बुखार बहुत तेज था, कपकपा रही थी, वातावरण में चिंता भरी हुई थी। उसी समय लेखक ने चौंक कर देखा कि विशेष रूप के श्वेत रंग के वस्त्रों से ढकी हुई एक नारी कमरे में आई। देह उनकी कोई 45 वसंत देखी, अर्थात उनकी उम्र 45 वर्ष की लगभग। श्वेत वर्ण, हिम श्वेत वर्ण उनका कैसा था, रंग कैसा था, सफेद बर्फ के समान, पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित, कद लंबा और सुतार सधा। कह रहे अरुणोदय, जिस प्रकार से सूर्योदय के समय सूर्य की किरणों की रेखाएं अत्यंत लंबी होती हैं, उसी तरह से लंबी थी रेखाएं। उनका कद लंबा था और दुबला पतला सधा हुआ था। लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के मुंह पास लंबा मुंह नहीं। लंबा मुंह से मतलब है उदास चेहरा। तो कह रहे हैं कि उदास चेहरा अच्छा नहीं लगता है, और बीमार व्यक्ति के पास तो उदास चेहरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आते ही उन्होंने कहा, जैसे ही वो कमरे में आई स्त्री, उसने ऐसा कहा, भाषा सुधरी, उच्चारण साफ, स्वर आदेश का। उनकी भाषा कैसी थी, स्पष्ट साफ थी, और आदेश का स्वर था कि ऐसा मत करो। पर देश न अधिनायक का न अधिकारी का पूर्णतया माता, लेकिन उनके आदेश का जो स्वर था वो जैसे किसी अधिकारी का स्वर होता न वो वैसा ही था, न किसी राजनेता जैसा स्वर था, बल्कि जैसे वात्सल्यता से पूर्ण एक माँ का स्वर होता है उस प्रकार से स्वर था, जिसका आरंभ होता है शिकंजे से और अंत गोद। ठीक है, आरंभ शिकंजे से मतलब कहने का है कि प्रेम के शिकंजे में कोई भी बंध जाता है, और क्या होता है, माँ के आदेश के आगे उस आदेश की गोद में चला जाता है। हाँ, वह माँ ही थी, होम की अध्यक्षा मदर टेरेसा। वो कौन थी, उस रॉबर्ट नर्सिंग होम की अध्यक्षा मदर टेरेसा। मातृभूमि जिसकी फ्रांस और कर्मभूमि भारत थी। मदर टेरेसा की मातृभूमि क्या थी, फ्रांस थी, और उनकी कर्मभूमि क्या थी, भारत थी। उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में लवलीन
यही काम, यही धाम, यही राग, यही चाव और बस यही। कह रही उभरती युवा अवस्था से ही उन्होंने केवल एक ही काम किया, रोगियों की सेवा, उनकी देखरेख और उनकी से जो है चाव, उनके प्रति प्रेम, बस इनका यही काम था और यही इनका निवास स्थान था। उन्होंने रोगी के दोनों म्लान कपोल अपने चांदनी चर्चित हाथों से थपथपाए, अर्थात रोगी के मुरझाए हुए गालों को उन्होंने अपने दोनों हाथों से थपथपाया। उसके सूखे अधरों पर चांदी सी एक रेखा खिंच आई। कहने का अर्थ था कि रोगी जब मुस्कुराया तो उसके दोनों होठों के बीच से उसके जो पतले से दांत की पंक्ति दिख रही थी वो चांदी की रेखा के समान दिख रही थी, और जिससे वातावरण में तनाव कुछ कम हो गया। तभी एक खटाक मतलब एक आवाज हुई और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर, डॉक्टर आ गए कमरे में। मदन ने उसे देखते ही कहा, डॉक्टर तुम्हारा बीमार हंस रहा है, डॉक्टर तुम्हारा ये रोगी जो है अब मुस्कुरा रहा है। हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो हो। डॉक्टर ने अपने जाने कितने अनुभव यूं ही एक वाक्य हुए। डॉक्टर के कहने का अर्थ क्या था कि मदर टेरेसा आप रोगियों को हंसाती रहती हैं, इसलिए रोगी प्रसन्न और हंसता हुआ प्रतीत हो रहा है। मैंने भावना से अभिभूत हो सोचा कि जो बिना प्रसव के ही माँ बन सकती है, अर्थात जिसने बच्चों को जन्म न दिया हो किंतु उसके अंदर माता की ममता हो, वही 30 रुपए मासिक के योग छेद पर 20 वर्ष के दिन और रात सेवा में लगा सकती। अर्थात उनको कोई बहुत बड़ी रकम नहीं मिलती थी बदले में, मात्र 20-30 रुपए उनकी तनख्वाह होती थी, और उसमें भी वो 24 घंटे 365 दिन रोगियों की सेवा करती थी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ममता की भावना थी। ठीक है। और वही पीड़ितों के तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती। लेखक का कहना है कि जिसने ममता के वशीभूत होकर के कार्य किया है वही लोगों को प्रसन्नता प्रदान कर सकता है। जो केवल पैसे के लिए कार्य करता है वो लोगों को प्रसन्नता नहीं दे पाता है। तीसरे पहर का समय, थर्मामीटर हाथ में लिए वह यहाँ आई मदर टेरेसा और उनके साथ एक नवयुवती उसकी विशिष्ट धवल वेश में। अब दोपहर में जब थर्मामीटर लेकर के मदर टेरेसा आई तो उनके साथ एक दूसरी युवती थी, वो भी श्वेत वस्त्र पहने थी, गोरे रंग की आकर्षक थी। गौर और आकर्षक माने गोरे रंग की आकर्षक। गौर और आकर्षक पर उसके स्वरूप का चित्रण करने में ये दोनों ही शब्द अस्फुट। करीब गौर और आकर्षक जो दो शब्दों का प्रयोग लेखक कर रहा है, उन दोनों को ही कह पाना, स्पष्ट कर पाना बड़ा ही असमंजसपूर्ण है, उसको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। यो कहकर उसके आसपास आ पाऊंगा, या शायद चांदनी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो। रूप और स्वरूप का एक दैव सांचा सी वह लड़की, उसका नाम क्रिस्टहर्ड और जन्मभूमि जर्मनी। अब एक दूसरी नर्स जो आई थी उनका नाम था क्रिस्टहर्ड और उनकी जन्मभूमि जर्मनी थी। लेखक कह रहे हैं कि मैं उनका वर्णन तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है जिससे हम उनका पूर्ण रूप से वर्णन कर सकें। तो बेटा इसमें हम सबसे पहले रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन होता है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम बताइए। तो बेटा प्रस्तुत गद्यांश का नाम है रॉबर्ट नरसिंह होम और लेखक का नाम है लेखक का नाम है कन्हैया लाल मिश्र प्रभु। ठीक है। दूसरा है मनुष्य के बीच में किसने दीवारें खड़ी की हैं। तो बेटा मनुष्य के बीच में मनुष्य ने ही दीवारें खड़ी की हैं। लेखक के प्रश्न के उत्तर में मदर टेरेसा ने क्या कहा। तो लेखक के प्रश्न के उत्तर में मदर टेरेसा ने कहा कि हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी पर उससे उस लड़की का घर भी ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक ही हैं और हम दोनों ईश्वर के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात का संकेत दिया है। तो उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने इस बात का संकेत किया है कि हमें उदार मन, सद्भावना, निस्वार्थ भाव से मानव की सेवा करनी चाहिए। लास्ट है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
तो बेटा यहाँ कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी कहते हैं कि मानवता के विषय में लेखक ने विचार किया है कि मानव का कितना पतन हो गया है। उसने ही मानव को लड़ाया, ठीक है, तथा उसने भेदभाव, जाति वर्ग की दीवारें खड़ी कर दी, परंतु ईश्वर की दृष्टि में तो सभी समान है। उसने सभी को एक समान बनाया है, ठीक है, जिसे जीता ना जा सके। इस गद्यांश में लेखक ने किस बात पर संकेत किया है? तो बेटा इस गद्यांश में लेखक ने मानवता की बातों का संकेत प्रस्तुत किया है। उसने कहा है कि हमें उदार मन, सद्भावना, निस्वार्थ भाव से मानव की सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट है बेटा, आदमियों को मक्खी बनाने वाला काम रूप जादू नहीं से लेकर के जानना भी तो नहीं है। तो यहाँ भी बेटा आपका पहला प्रश्न सेम होगा। गद्यांश का नाम रॉबर्ट नर्सिंग होम में और लेखक का नाम कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो रेखांकित अंश है यहाँ आपका, पर उनकी बात में से लेकर के मशीन मान जाए तक। तो यहाँ पे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी कहते हैं कि मदर मार्गरेट नर्सिंग होम की सबसे वृद्धा महिला थी। उनका कद गुड़िया की भांति छोटा था, व्यवहार में कुछ मिजाज और फुर्तीले स्वभाव की थी। जब वह हंसती थी तो मानो ऐसा प्रतीत होता था कि मोतियों की बोरी खुल गई और काम ऐसा करती थी कि मशीन पीछे रह जाए। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या अभिव्यक्ति की है? तो प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने मदर मार्गरेट की सेवा भावना तथा उनकी चमत्कारिक व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए उनके परोपकारी चरित्र की अभिव्यक्ति की है तथा उनके निस्वार्थ भाव से मानव सेवा के गुणों को भी प्रकट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने नर्सिंग होम की मदर मार्गरेट को नर्सिंग होम की जादूगरनी की संज्ञा क्यों दी है? तो बेटा लेखक ने मदर मार्गरेट को अपनी ममता सेवा भावना से एक दीनहीन रोगी के जीवन में आशा का संचार करके उन्हें स्वस्थ हंसता खेलता व्यक्ति बना देने के कारण लेखक ने उन्हें जादूगरनी की संज्ञा दी है। जीवन तथा फुर्ती का विलोम शब्द बताइए। जीवन का जो विलोम वो है मृत्यु और फुर्ती का है सुस्ती। थैंक यू बेटा।